श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mary Sanak and this story is begin from chapter 190 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई की अदालत का माहौल गर्मी और तनाव से भरा हुआ था। कोर्टरूम में वकीलों की गहमागहमी और दर्शकों की फुसफुसाहट के बीच दरवाजा खुला और एक व्यक्तित्व जो अपने आप में ही एक अंधेरी आभा लिए हुए था अंदर दाखिल हुआ। उसकी एंट्री ने सबकी नजरें उसकी ओर खींच ली। ये था आदर्श कपूर, जिसे लोग द फ्रीक लॉयर के नाम से जानते थे। काले चश्मे पहने 6'4" फीट की ऊंचाई और सुंदर नैन नक्श के साथ उसका डार्क और चार्मिंग आभा सबका ध्यान खींच लेती थी। आदर्श कपूर खानदान का नाजायज औलाद, लेकिन अपनी काबिलियत से उसने खुद को साबित किया था। लड़कियों से वह हमेशा उचित दूरी बनाए रखता था। ऐसा नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं थी, लेकिन उसे अभी तक उसकी टक्कर की कोई मिली नहीं थी। कोर्टरूम में आते ही सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। उसकी आभा में एक अलग ही ताकत थी जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर लेती थी। उसने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ अपने काले चश्मे को हटाया और अपनी सीट पर बैठ गया। आदर्श ने कोर्टरूम में अपनी छाप छोड़ते हुए आत्मविश्वास से भरे हुए अपने क्लाइंट को दिलासा दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वह कोर्ट की एक बेंच पर बैठकर आराम से अपने काले चश्मे के पीछे अपनी आंखें बंद कर ली। कोर्टरूम में धीरे धीरे सब शांत हो गए और अपनी अपनी जगहों पर बैठने लगे। जज साहब की एंट्री के साथ ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सभी लोग अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए जज साहब के सम्मान में, लेकिन आदर्श जो अब भी बेंच पर बैठा था बिल्कुल नहीं हिला। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और उसका चेहरा शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा था। कुछ ही सेकंड में सबकी निगाहें आदर्श पर टिक गईं। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ध्यान खींचता था अब भी अपने स्थान पर बैठा हुआ था, मानो उसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। आदर्श का असिस्टेंट और करीबी दोस्त विक्रम ने ये स्थिति देखी। उसने आदर्श की तरफ ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि आदर्श वास्तव में सो गया है। विक्रम की हंसी खुद ब खुद उसके होठों से फिसलने लगी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। विक्रम ने धीरे से आदर्श के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाया। सर उठिए, उसने धीरे से कहा। आदर्श ने एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। उसने एक जोरदार आवाज में कहा, कौन है जो मेरे सपनों में घुस आया? कोर्टरूम में एक पल के लिए सब स्तब्ध हो गए। आदर्श ने चश्मा हटाया और अपनी आंखों को मसलते हुए चारों ओर देखा। उसकी नजर जज साहब पर पड़ी जो उसे गंभीरता से देख रहे थे। आदर्श ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। क्षमा कीजिए जज साहब, आदर्श ने कहा। मैंने सोचा था कि हम सपनों में भी न्याय की बात कर सकते हैं। जज साहब ने उसे एक तीखी नजरों से देखा, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान भी झलक रही थी। आदर्श कपूर, आप हमेशा कुछ न कुछ अजीब जरूर करते हैं, जज साहब ने कहा। आदर्श ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जज साहब, जीवन में थोड़ा हास्य होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत नीरस हो जाएगा। जज साहब ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, ठीक है, चलिए अब मामले की सुनवाई शुरू करते हैं और कृपया अगली बार कोर्टरूम में सोने से बचें। आदर्श ने सम्मान से सिर झुकाया। आपका आदेश सर, अगली बार मैं अपने सपनों को घर पर ही छोड़ दूंगा। विक्रम, जो अब तक अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार धीरे से मुस्कुराने लगा। उसने आदर्श को एक चुपके से सराहा और फिर दोनों अपने स्थानों पर बैठ गए। कोर्टरूम में एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। आदर्श के सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी वकील अपने केस का परिचय देना शुरू करता है। उसने सबको केस की कहानी विस्तार से बताई। द 15 जून 2024 को मोहन सरकार अपने स्कूल के पुनर्मिलन समारोह में गए। वहां उनके क्लास के सभी लोग नहीं आए थे, लेकिन कुल मिलाकर 13 लोग उपस्थित थे, 7 लड़के और 6 लड़कियां। इनमें मोहन और मिन्ना दोनों ही शामिल थे। पुनर्मिलन के दौरान सभी ने शराब पी। मोहन ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। इसी बीच मिन्ना ने आरोप लगाया कि मोहन ने नशे की हालत में उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मिन्ना का कहना था कि उसने मोहन को पूरी ताकत से खुद को बचाया और चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाया। जब सभी दोस्त उस कमरे में पहुंचे जहां से मिन्ना की आवाज आ रही थी, उन्होंने मोहन को मिन्ना के ऊपर पाया और मिन्ना को रोते हुए देखा। उस समय मोहन पूरी तरह से नशे में था। प्रतिद्वंद्वी वकील ने जोर देकर कहा, मोहन सरकार को उसके अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा घिनौना कृत्य फिर कभी न हो।
ये सुनकर आदर्श अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपने अंदाज में बोला, क्या भाई 90 के दशक की फिल्मों का डायलॉग मार रहे हो यार। आदर्श की इस बात पर कोर्टरूम में सब हंसने लगे। जज साहब ने गुस्से में अपना हैमर उठाकर टेबल पर मारा और कड़क आवाज में कहा, ऑर्डर ऑर्डर। कोर्टरूम एक बार फिर शांत हो गया। जज साहब ने आदर्श की ओर घूरते हुए कहा, आदर्श कपूर, आप प्रोटोकॉल का सही से पालन करते हुए आपत्ति करें। आदर्श ने थोड़ी सी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कोर्टरूम में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। जज साहब ने फिर से शांत करते हुए आदर्श से गंभीरता से कहा, आदर्श ये कोर्टरूम है, मजाक की जगह नहीं, कृपया गंभीरता से बात करें। आदर्श ने अब पूरी गंभीरता से कहा, माय लॉर्ड, मेरे प्रतिद्वंद्वी वकील पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं। असल बात यह है कि मोहन अकेला ही नशे में नहीं था, बल्कि मिन्ना भी उसी स्थिति में थी। और यह भी कितना अजीब संयोग है कि उस समय सारे कैमरे बंद थे और कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। सर, मेरे क्लाइंट को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है माय लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि कोर्ट प्रॉपर सबूत मिलने के बाद ही कोई फैसला ले। जज साहब ने आदर्श की बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, इस कोर्ट को 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया जाता है। पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वे पूरे सबूत इकट्ठा करें और अगली सुनवाई में पेश करें। कोर्टरूम में सभी लोग उठकर जाने लगे। आदर्श ने अपने क्लाइंट मोहन को दिलासा दिया और उसे यकीन दिलाया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। विक्रम ने आदर्श की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह अंदाज कभी नहीं बदलेगा, है ना? आदर्श ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद नहीं, लेकिन यही तो मेरी पहचान है। आदर्श कोर्ट से बाहर निकलते ही अचानक अपनी सामान्य मुस्कान को पीछे छोड़ एक गंभीर और ध्यानमग्न मुद्रा में आ गया। बाहर निकलते समय वह अपने प्रतिद्वंद्वी वकील अरुण सक्सेना से सामना कर बैठा। अरुण ने ताने भरे अंदाज में कहा, बहुत खुश होगे ना एक रेपिस्ट और मोलेस्टर को 1 हफ्ते की मोहलत देकर। आदर्श ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, भारतीय संविधान के अनुसार जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता वह निर्दोष होता है। अगर हम भावनाओं में बहकर मामलों को देखेंगे तो असली गुनहगार कभी नहीं पकड़े जाएंगे। अरुण हंसते हुए बोला, हा, कुमकुम कपूर, याद है उसके केस में भी तुमने ऐसे ही झंडे गाड़े थे। ओह, मैं तो भूल ही गया, कुमकुम भी तो नशे में थी। कुमकुम का नाम सुनते ही आदर्श का दिमाग भड़क गया और वह अचानक फ्लैशबैक में चला गया। फ्लैशबैक। जब आदर्श 10 साल का था वह अपनी मां के साथ रहता था। उसे अपने पिता रंजीत कपूर के बारे में पता था, लेकिन वह उनके साथ नहीं रहता था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। उनके बीच एक साजिश के कारण आदर्श का जन्म हुआ था। जब उसकी मां गर्भवती हो गई तो रंजीत ने उनका समर्थन किया था, लेकिन वह किसी और महिला से सच्चा प्यार करते थे और आदर्श की मां को अपना नाम नहीं दे पाए। इस कारण आदर्श और उसकी मां एक साथ खुश रहते थे। एक दिन आदर्श का अपहरण हो गया। 4 साल बाद किसी तरह वह वापस आ गया। सबसे पहले वह अपनी मां के घर गया तो उसे पता चला कि उसकी मां 4 साल पहले ही मर चुकी थी। यह सुनकर वह टूट गया। फिर वह अपने पिता के घर गया और पूरी स्थिति बताई। रंजीत और उनकी पत्नी रीना कपूर के बीच इस बात को लेकर थोड़ी बहस हो गई। रीना वास्तव में एक अच्छे चरित्र की महिला थी, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। रंजीत ने आदर्श से कहा, तुम इस मामले में रीना से बात करो। आदर्श ने रीना से कहा, मैम, मुझे रंजीत सर की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अभी सिर्फ 14 साल का हूँ और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि खुद को पाल सकूं। मैं बस बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी ले लूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर रीना मान गई, लेकिन आदर्श उनके घर में अलग रहता था क्योंकि रीना के 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम कुमकुम था। जब आदर्श 20 साल का हुआ तब कुमकुम 19 साल की थी। एक दिन कुमकुम कॉलेज से घर नहीं आई और अगले दिन उसे एक बंद फैक्ट्री में फतेहाल में बेहोश पाया गया। ये काम एक बड़े नेता के बेटे ने किया था। जैसे ही यह सब हुआ, आदर्श ने कुमकुम को प्रोत्साहित किया कि वह नेता पृथ्वी गिल के बेटे सुनील गिल को कोर्ट में घसीटे। आदर्श के कहने पर कुमकुम ने सुनील के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन बड़े बैकग्राउंड के कारण सुनील को कोई सजा नहीं हुई, बल्कि उसे घूस देकर जुवेनाइल केस में बदल दिया गया। कुमकुम केस जीतकर भी हार गई थी। वह अब ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। अगर उसे कोई अपना भी छूता तो उसे पैनिक अटैक आ जाता, मगर आदर्श कुमकुम का दर्द देख नहीं पा रहा था। एक रात 12:00 बजे आदर्श कुमकुम के कमरे में गया। कुमकुम फूट फूट कर रो रही थी। आदर्श कुमकुम ने अपना सर ऊपर उठाया और आदर्श को अपने आंसुओं से भीगी आंखों से देखा। कुमकुम को इस
हालत में देख आदर्श की आंखों में भी आंसू आ गए। कुमकुम, आदर्श भैया, कोर्ट ने मुझे न्याय दे दिया पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही हूँ। आदर्श कुमकुम को गले लगाकर सांत्वना देता है और पूछता है, तुम कैसे न्याय पाना चाहती हो, कानून से या कानून के बिना? कुमकुम, कानून पर मुझे विश्वास नहीं है। कुमकुम की यह बात सुनकर आदर्श के अंदर का राक्षस जाग गया जो उसने 6 साल से छुपा रखा था। आदर्श बोलता है, ये लो सुनील का नंबर, उसे ललकारो और उसी फैक्ट्री में आने को बोलो जहां उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। कुमकुम अचानक डर से कांपने लगी। तब आदर्श उसे सांत्वना देकर बोलता है, मुझ पर एक आखिरी बार विश्वास करो। फिर आदर्श कुमकुम को एक फीचर फोन देता है सुनील को कॉल करने के लिए। कुमकुम सुनील को कॉल करके बहुत बुरी तरह धमकाकर कहती है, दम है तो अपने सारे कुत्तों को लेकर उसी फैक्ट्री आ जा जहां तूने मेरे साथ गलत किया था। सुनील गुस्से से 50 आदमी को लेकर फैक्ट्री पहुंच जाता है। फैक्ट्री में घना अंधेरा छाया हुआ था। सुनील और उसके गुंडों का गुस्से में लाल चेहरा साफ दिख रहा था। अचानक एक छाया तेजी से आगे बढ़ी और पहले गुंडे की गर्दन पर एक धारदार चाकू चला दिया। खून की धार फूट पड़ी और वह गुंडा जमीन पर गिर पड़ा। आदर्श की आंखों में एक निर्दयी चमक थी। वह दूसरी ओर मुड़ा और एक बैकफ्लिप मारते हुए दूसरे गुंडे के सिर पर जोरदार मुक्का मारा जिससे उसकी खोपड़ी फट गई। एक और गुंडा पिस्तौल निकालते हुए आगे बढ़ा लेकिन आदर्श ने तेजी से उसकी पिस्तौल छीन ली और उसके सिर पर गोली मार दी। सुनील ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने गुंडों को आदेश दिया, मार दो इसे, लेकिन आदर्श एक छाया की तरह हर तरफ से हमला करता रहा। एक गुंडे ने चाकू से वार करने की कोशिश की लेकिन आदर्श ने उसकी कलाई पकड़कर चाकू छीन लिया और उसकी गर्दन पर घोंप दिया। खून की बौछार चारों तरफ फैल गई। आदर्श की हरकतें बिजली की तरह तेज और सटीक थीं। वह एक और गुंडे के पेट में जोरदार लात मारता है जिससे वह दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। एक अन्य गुंडे ने पीछे से हमला करने की कोशिश की लेकिन आदर्श ने पीछे मुड़कर उसकी नाक पर जोरदार घूंसा मारा जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। आदर्श ने उसका चाकू छीनकर उसकी छाती में घोंप दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आदर्श ने तेजी से अपने चारों ओर देखा। सभी गुंडे या तो जमीन पर पड़े थे या अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। आदर्श ने सुनील की तरफ बढ़ते हुए कहा, तूने कुमकुम के साथ जो किया उसका आज हिसाब चुकाना होगा। सुनील ने डर से कांपते हुए आदर्श की ओर देखा। उसने पिस्तौल निकालने की कोशिश की लेकिन आदर्श ने उसके हाथ पर जोरदार प्रहार करके पिस्तौल गिरा दी। सुनील ने बचने की कोशिश की लेकिन आदर्श ने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार से लगा दिया। आदर्श की आंखों में आग थी। आज तुझे अपनी करनी का फल मिलेगा, उसने कहा। आदर्श ने सुनील को घसीटते हुए उस कमरे में ले गया जहां उसने कुमकुम के साथ गलत किया था। वहां पहुंचकर आदर्श ने सुनील को जमीन पर पटक दिया और उसके सिर पर जोरदार लात मारी। सुनील दर्द से कराहू था। कुमकुम के साथ जो हुआ उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता, आदर्श ने कहा। उसने सुनील की गर्दन पर अपना चाकू रखा और कहा, आज तुझे हर उस दर्द का एहसास होगा जो कुमकुम ने सहा है। आदर्श ने धीरे धीरे चाकू को सुनील की गर्दन पर घोंप दिया। सुनील ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। आदर्श ने उसकी गर्दन पर चाकू घुमाते हुए उसे मार डाला। खून का फव्वारा चारों ओर फैल गया और सुनील की जिंदगी का अंत हो गया। आदर्श ने चारों ओर देखा। फैक्ट्री खामोश हो चुकी थी। उसने सुनील के खून से सने हाथों को देखा और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसने एक गलत काम को सही किया है लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं था। उसने कुमकुम की तरफ देखा जो दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आदर्श के लिए सम्मान और आभार था। आदर्श ने कुमकुम की तरफ देखा और धीरे धीरे उसके पास गया। कुमकुम की आंखों में अब भी डर और गुस्सा था लेकिन आदर्श की उपस्थिति ने उसे थोड़ी शांति दी। उसने आदर्श को देखा और कहा, भैया तुमने मेरे लिए जो किया उसका कोई मोल नहीं है। आदर्श ने कुमकुम का हाथ थामा और उसे हौसला देते हुए कहा, कुमकुम आज तुम्हें न्याय मिला है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुमकुम ने आंसुओं को पोंछते हुए आदर्श को गले लगा लिया। भैया तुम मेरे सच्चे रक्षक हो, उसने कहा। आदर्श की आंखों में अब पुरानी पीड़ा और दर्द की जगह एक अजीब सी शांति और संतोष था। उसने अरुण की तरफ देखा और एक राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, भाई न्याय तो न्याय होता है, चाहे जज साहब दे या भगवान, सालों को जाना तो जहनुम में ही था ना। अरुण ने आदर्श के चेहरे की बदलती भावनाओं को देखा और एक पल के लिए चुप रहा। उसने सोचा कि आदर्श की इस शांति के पीछे कितनी अनकही कहानियां और दर्द छिपा है, लेकिन अरुण ने अपनी पुरानी घृणा और जलन को काबू
में रखते हुए कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें अपने काम में संवेदनशीलता भी बरतनी चाहिए। आदर्श ने गहरी सांस ली और कहा, संवेदनशीलता की बात तब होती है जब हम कानून की रक्षा कर रहे होते हैं अरुण, लेकिन जब कोई मासूम के साथ अन्याय करता है तो वहाँ संवेदनशीलता का कोई स्थान नहीं होता, वहाँ केवल न्याय की गूंज होनी चाहिए। अरुण ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ आदर्श को देखा और कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन मेरी नज़र में कानून को पालन करना हमारा कर्तव्य है। आदर्श ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, और इसी कर्तव्य के तहत मुझे अपने क्लाइंट की रक्षा करनी है। मोहन निर्दोष है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। अरुण ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर देखते हैं अगले हफ्ते कोर्ट में क्या होता है। आदर्श ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ देखते हैं। दोनों वकील एक दूसरे को गंभीरता से देखते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। कोर्टरूम के बाहर की हलचल और उनके बीच का तनाव अब भी बना हुआ था, लेकिन आदर्श ने अपने दिल में ये ठान लिया था कि वह हर हाल में न्याय करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आदर्श की इस लड़ाई में उसका डार्क साइड भी साथ था, जिसने उसे अपने अंदर की सारी पीड़ा को ताकत बना दिया था। अब वह न केवल कानून के दायरे में बल्कि उसके बाहर भी न्याय की परिभाषा गढ़ने के लिए तैयार था, और यही उसकी असली पहचान थी, एक फ्रीक लॉयर जो न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आदर्श कपूर ने कोर्टरूम की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अपने बॉस मिस्टर शांतनु झा के केबिन में प्रवेश किया। झा साहब अपने डेस्क पर कुछ कागजात देख रहे थे। आदर्श ने एक कुर्सी खींची और बैठते हुए बोला, झा साहब आज की सुनवाई बहुत ही दिलचस्प रही। मोहन सरकार का केस पूरी तरह से उलझा हुआ है। मैंने जज से 1 हफ्ते का समय मांगा है ताकि हम सही सबूत जुटा सकें। झा साहब ने आदर्श की बात ध्यान से सुनी और सिर हिलाते हुए बोले, आदर्श मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस केस को सही तरीके से हैंडल करोगे। आदर्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सच को सामने लाया जा सके। इतना कहकर आदर्श अपने केबिन में लौट आया। अपने केबिन में बैठते ही आदर्श ने मिन्ना के दोस्तों की लिस्ट निकाली। उसने खासतौर पर एक नाम पर ध्यान दिया। धरा मिन्ना की सबसे करीबी दोस्त थी और उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाना जरूरी था। तभी विक्रम आदर्श के केबिन में आया। सर, क्या आपको सच में लगता है कि मोहन दोषी नहीं है? विक्रम ने पूछा। आदर्श ने विक्रम की ओर गंभीरता से देखा और कहा, विक्रम, मोहन मुंबई में किसी गरीब घर का बच्चा नहीं है। उसके पिता सरकार एंड ब्रदर्स कंपनी के मालिक हैं। अगर मोहन ने ये सब प्लानिंग के साथ किया होता तो मिन्ना के पास कोई सबूत नहीं होता, लेकिन इस स्थिति में ऐसा लगता है कि मोहन एक बच्चा है जिसे फंसाया जा रहा है। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया सर, हमें सच को बाहर लाने के लिए और मेहनत करनी होगी। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा विक्रम, अब हमें धरा से बात करनी होगी। वह मिन्ना की सबसे करीबी दोस्त है और शायद हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इस बातचीत के बाद आदर्श ने अपने कागजात समेटे और घर के लिए निकलने की तैयारी करने लगा। तभी झा साहब के केबिन से आवाज आई, आदर्श 1 मिनट रुको। आदर्श रुक गया और झा साहब की ओर मुड़ा। जी सर, आदर्श ने पूछा। झा साहब मुस्कुराते हुए बोले, कल से तुम्हारे अंडर एक नई ट्रेनी काम करेगी। आदर्श ने चौंकते हुए कहा, मेरे और एक लड़की? सर, आप किसी अच्छी खासी लड़की की जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं? झा साहब ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हा, जो ट्रेनी आ रही है उससे पंगा मत लेना, वरना वो तुम्हारी जिंदगी को मजाक बना देगी, समझे? आदर्श को किसी से डर नहीं लगता था, लेकिन झा साहब की ऐसी मुस्कान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराहट में कहा, सर ऐसा क्या है उस लड़की में जो आदर्श कपूर की जिंदगी को मजाक बना दे? झा साहब ने हंसते हुए कहा, कल देख लेना। आदर्श ने अपने अंदर की हल्की सी घबराहट को छुपाते हुए सिर हिलाया और केबिन से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झा साहब किस लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा और उत्सुकता जाग गई थी। रास्ते में चलते हुए आदर्श ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। चलो कल देखेंगे क्या होता है, उसने खुद से कहा और अपने घर की ओर बढ़ गया। आदर्श अपने रॉयल एनफील्ड के पास जाते हुए विक्रम से कहता है, चल भाई, धन्नो की सवारी करते हैं। जी हाँ। आदर्श ने अपनी बाइक का नाम धन्नो रखा था। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह धन्नो, चलो फिर धन्नो पर सवारी करते हैं। आदर्श और विक्रम बाइक पर बैठते हैं और रास्ते पर निकलते हैं। रास्ते में आदर्श को अचानक याद आता है कि उसने नया ट्रेनी आने की बात सुनी थी। यार, सुना है कोई नया ट्रेनी आने वाला है? आदर्श ने विक्रम से कहा।
विक्रम ने हंसते हुए कहा, हाँ बॉस ने बताया था, सुना है बड़ी तेज तर्रार है, तुमसे भी तेज। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, देखेंगे, वैसे सिगरेट तो जलाओ और मेरे मुंह से लगाओ। विक्रम अविश्वास से सिर हिलाते हुए बोलता है, सच में भाई सिगरेट चाहिए? आदर्श हंसते हुए कहता है, हाँ सच में, जल्दी करो। विक्रम सिगरेट को लाइटर से जलाता है और आदर्श के मुंह में लगाता है। आदर्श सिगरेट पीने के चक्कर में सामने से आती हुई BMW कार को नहीं देख पाता है। जब उनकी बाइक कार से टकराने वाली होती है तब आदर्श अपने मुंह से सिगरेट को फेंकते हुए विक्रम से चिल्लाता है, विक्रम मुझे पकड़ के बाइक से कूद। विक्रम की प्रतिक्रिया भी तेज थी, वह बाइक से कूदता है और आदर्श को पकड़ लेता है। उनकी बाइक BMW के बोनट के नीचे घुस जाती है। आदर्श दर्द भरी आवाज में बोलता है, अरे मेरी धन्नो को तोड़ डाला। तभी आदर्श कार की खिड़की के पास जाकर चिल्लाता है, अबे ओ ये उल्टी साइड से क्यों जा रहा है, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अबे जा भी रहा था तो मेरी धन्नो तुझे दिखी नहीं क्या? कार की खिड़की नीचे होती है और उसमें एक लड़की बैठी होती है। वह लड़की कहती है, हाँ अभी तो ये रोड मेरे बाप की ही है, वो जो सामने टोल दिख रहा है ना, वो MJ कॉर्पोरेशन का है और MJ कॉर्पोरेशन मेरे बाप का है। आदर्श उस लड़की में खो जाता है, फिर अपना सिर हिलाकर बोलता है, अरे होगी आपके बाप की सड़क, मगर ट्रैफिक रूल भी कुछ होता है कि नहीं? लड़की शैतानी मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ मुझे ट्रैफिक रूल तू सिखा रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल बिना हेलमेट पहने तुम बाइक चला रहे हो और मुझे ट्रैफिक रूल सिखा रहे हो, और जहां तक मेरा रॉन्ग वे से आना है तो आगे से अभी रोड ब्लॉक है तो मुझे यहीं से आना पड़ा। तभी विक्रम बोलता है, सर लड़की सही बोल रही है, आगे से रास्ता ब्लॉक है तो हम भी रॉन्ग वे से ही राइट वे में आए। आदर्श विक्रम को गुस्से से देखता है और कहता है, तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? लड़की फिर बोलती है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और ये जो तुम बाइक चलाते हुए सिगरेट पी रहे थे ना, तो पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करने पर सेक्शन 41 के तहत जुर्माना और सजा हो सकती है। इतना सुनते ही आदर्श पलटी मारते हुए बोलता है, देखो मुझे कहीं जाने की जल्दी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। लड़की बोलती है, शुक्र मनाओ मुझे लेट हो रहा है, वरना मैं तुम्हें इतने सारे कानून तोड़ने के लिए अच्छी तरह हवालात की हवा खिलाती। आदर्श और विक्रम दोनों बाइक को उतरते हैं और लड़की की कार चल देती है। आदर्श मैकेनिक को कॉल करता है और अपनी धन्नो को मैकेनिक के ट्रक में रखवाकर मरम्मत के लिए भेज देता है। इसके बाद वे ऑटो रिक्शा से घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर करिश्मा झा अपनी कार में ऑफिस पहुंचती है। संतानु झा करिश्मा की कार की हालत देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर टटोलकर पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? करिश्मा मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ चाचा जी, रास्ते में एक गधा किस्म का बेवड़ा मिल गया था। झा साहब राहत की सांस लेते हैं और बताते हैं, कल से तुम ऑफिस आ सकती हो, मैंने एक बहुत काबिल वकील के अंदर तुम्हें रखा है। आदर्श को इस समय इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कौन सी नई चुनौती आने वाली है। अगले दिन आदर्श एक अजीब सपना देख रहा था। सपने में करिश्मा एक न्याय की तलवार पकड़े हुए थी और आदर्श के सामने खड़ी थी। आदर्श ने डरते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो? करिश्मा ने जवाब दिया, न्याय कर रही हूँ, और एक ही झटके में आदर्श का सिर काट दिया। ये दृश्य इतना डरावना था कि आदर्श की हालत खराब हो गई थी। जैसे ही सपने में आदर्श का सिर कटा, वह डर के मारे अपने बिस्तर पर चीखते हुए जागा। अरे बाप रे! उसकी चीख इतनी तेज थी कि कमरे की खिड़कियां भी हिल गईं। उसने खुद को समझाते हुए कहा, ये सिर्फ सपना था आदर्श, सिर्फ सपना। फिर वह बिस्तर से उठा और हंसते हुए बोला, अगर ऐसे सपने आते रहे तो एक दिन सच में मर जाऊंगा। आदर्श बाथरूम में गया और फ्रेश होने के बाद अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। उसने अपना पसंदीदा ब्लेजर और टाई पहनी और अपने बालों को ठीक किया। जब वह अपने अपार्टमेंट से निकल ही रहा था तभी ऊपर वाले फ्लो से अचानक गंदा पानी उसके ऊपर गिर गया। आदर्श ने गुस्से और हैरानी से ऊपर देखा। अरे ये क्या बदतमीजी है! ऊपर से एक बूढ़ी औरत ने खिड़की से झांकते हुए कहा, अरे बेटा माफ करना, गलती से हो गया। आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा, आज का दिन ही खराब है। वह वापस अपने घर गया और फिर से नहा धोकर तैयार हुआ। इस बार उसने अपने कपड़े और भी ज्यादा ध्यान से चुने। फिर आदर्श ने विक्रम को कॉल किया, विक्रम यार मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ, आज सुबह से ही गड़बड़ चल रही है। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या बात है भाई, आज फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आज का दिन ही बुरा सपना है, जल्दी आ जा नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा।
विक्रम ने कहा ठीक है 5 मिनट में पहुंचता हूं। आदर्श ने फोन रखा और अपनी नई प्लानिंग के बारे में सोचते हुए इंतजार करने लगा। जब विक्रम पहुंचा तो आदर्श ने जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए कहा चलो यार आज का दिन थोड़ा जल्दी शुरू करना है। विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए कहा भाई तुम तो वैसे ही सुपर हीरो हो, ये छोटे मोटे हादसे तुम्हें कैसे परेशान कर सकते हैं। आदर्श ने हंसते हुए जवाब दिया सुपर हीरो के भी बुरे दिन होते हैं विक्रम, बस देखना है कि आज और क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं। इस तरह आदर्श और विक्रम हंसते हंसते ऑफिस की ओर निकल पड़े। दोनों को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या क्या मजेदार और रोमांचक घटनाएं उनका इंतजार कर रही हैं। आदर्श ऑफिस पहुंचता है और लिफ्ट लेकर अपने फ्लोर पर जाने लगता है। जैसे ही लिफ्ट मिडवे पर पहुंचती है वह अचानक रुक जाती है। आदर्श की हालत खराब हो जाती है और वह डर के मारे चिल्लाता है अरे ये क्या हुआ। फिर वह अपनी घबराहट को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहूँ लोक उजागर। करीब 5 मिनट बाद विक्रम किसी तरह लिफ्ट को खुलवाता है और आदर्श को बाहर निकालता है। आदर्श का चेहरा पसीने से तर था। विक्रम ने मजाक में कहा भाई लगता है आज तुझे सच्चे भक्त की तरह भगवान को याद करना पड़ा। आदर्श ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा चल मेरे केबिन में चलते हैं। दोनों केबिन में पहुंचे और आदर्श ने विक्रम को अपने सुबह के सपने के बारे में बताया। विक्रम की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या बात कर रहे हो भाई, करिश्मा ने तुम्हारा सिर काट दिया। हा आदर्श ने चिढ़कर कहा अबे मेरी यहाँ फटी पड़ी है और तुझे हंसी आ रही है। विक्रम ने हंसी रोकते हुए कहा सॉरी पानी पी लो शायद थोड़ा आराम मिले। आदर्श ने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भरा ही था कि तभी एक लड़की केबिन में आकर बोली सर मैं करिश्मा झा आपके अंडर काम करने वाली नई ट्रेनी। आदर्श और करिश्मा की नजरें मिलते ही आदर्श को अपने सुबह का सपना याद आ गया और उसने मुंह का सारा पानी विक्रम के चेहरे पर उगल दिया। विक्रम हक्का बक्का रह गया और बोला भाई क्या कर रहा है। करिश्मा ने गुस्से से आदर्श की ओर देखा और कहा मिस्टर बवारे तुम। आदर्श ने तुरंत पहचानते हुए कहा रेड फ्लैग तुम। विक्रम ने भी करिश्मा को पहचानते हुए कहा अरे ये तो वही लड़की है जिसने कल धन्नो का एक्सीडेंट किया था। करिश्मा ने तिरछी निगाहों से आदर्श और विक्रम दोनों को देखा और बोली और तुम दोनों वही हो जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए पकड़े गए थे। आदर्श ने करिश्मा की बात पर गुस्से में कहा देखो करिश्मा मुझे सच में नहीं पता था कि तुम वही हो, लेकिन अब जब हम साथ काम करने वाले हैं तो हमें प्रोफेशनल रहना होगा। करिश्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा ठीक है मिस्टर आदर्श, लेकिन याद रखना मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई हूँ, दोस्ती करने नहीं। विक्रम ने हंसी रोकते हुए कहा भाई हमें कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चल सकता। आदर्श और करिश्मा दोनों इस नए विकास से खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस टीम में साथ काम नहीं कर सकते। वे दोनों संतानु झा के ऑफिस में जाकर अपनी टीम बदलवाने की कोशिश करने का मन बना लेते हैं। आदर्श और करिश्मा संतानु झा के केबिन की ओर बढ़ते हैं। दोनों के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। वे जान चुके थे कि इस नए सीनियर और जूनियर का मेलजोल कतई नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि संतानु झा इस नई समस्या का क्या समाधान निकालते हैं। झा साहब ने मन ही मन जब अपने सामने दोनों लोगों को खड़े होते हुए देखा तो सोचा दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर झा साहब मन ही मन डेविलिश मुस्कान करते हुए बोले हूँ तुम दोनों ने ही मेरा बराबर खून चूसा है, अब तुम दोनों एक टीम रहोगे। इतना सोचकर झा साहब बोलते हैं देखो तुम दोनों को एक ही टीम में रहना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। फिर मिस्टर झा करिश्मा को बुलाते हैं और आदर्श को कहते हैं कृपया बाहर वेट करें। फिर मिस्टर झा करिश्मा को अच्छे से समझाते हैं आदर्श भले ही सनकी है पर इसके हर एक कदम जस्टिस के लिए होता है। थोड़ी देर बाद करिश्मा मान जाती है और फिर आदर्श अंदर आता है। झा साहब आदर्श को भी समझाते हैं कि वह बस कानून का ज्यादा पालन करती है, इसलिए वह थोड़ा नफरत करती है जो कानून तोड़ते हैं। फिर आदर्श और करिश्मा धरा के पास जाने के लिए निकलते हैं तो फिर आदर्श और करिश्मा दोनों कार में जाते हैं। वे शांति से बैठते हैं लेकिन उनके अंदर आग की तरह उबलती है। इस नई टीम के साथ उन्हें अपनी नई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना होगा। आदर्श झा साहब के केबिन से गुस्से में निकलता है और लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह लिफ्ट का बटन दबाने वाला होता है उसे सुबह की घटना याद आ जाती है। सुबह जब आदर्श लिफ्ट से अपने ऑफिस आ रहा था तो लिफ्ट अटक जाती है और इस कारण आदर्श की हालत बहुत खराब हो जाती है। आदर्श मन ही मन सोचता है कि सब
करिश्मा की पनौती है, उसी की वजह से सुबह से मेरा दिन खराब जा रहा है। जब आदर्श बेसमेंट में पहुंचता है तो वह देखता है कि करिश्मा अपनी गाड़ी के पास जा रही है। आदर्श भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। करिश्मा को जब लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह पीछे पलटती है। वह आदर्श को देखती है और उससे गुस्से में बोलती है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो दुम हिला के। आदर्श कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या तुम अकेले धरा से मोहन और मिन्ना के केस के बारे में बात करने जा रही हो। करिश्मा बोलती है, नहीं तुम भी जाओगे। आदर्श बोलता है, हाँ तो जा ही तो रहा था। करिश्मा बोलती है, तो मेरी गाड़ी की तरफ कहाँ जा रहे हो। आदर्श बोलता है, भूल गई तुम, तुम्हारी बेहुदा कार ने मेरी धन्नों के पैर तोड़ दिए। करिश्मा आदर्श की बेवकूफ़ी से बहुत इरिटेट हो जाती है और गुस्से से दांत पीसकर बोलती है, ओके फाइन। इतना बोलकर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। आदर्श भी अपना कंधा ऊंचा कर कार की तरफ बढ़ता है और कार का पीछे वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा लॉक होता है। आदर्श करिश्मा को हैरानी से देखकर बोलता है, दरवाजा बंद क्यों कर दिया। करिश्मा गुस्से से बोलती है, तुम खुद को क्या समझते हो, मैं तुम्हारी कोई ड्राइवर नहीं हूँ, चुपचाप से मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठो वरना बाहर जाओ। आदर्श भी फ्रंट सीट पर बैठते हुए बोलता है, हाँ हाँ शैतानी हंसी के साथ मैं तुम्हें अपना चपरासी न बनाऊं। तुमने तो बहुत दूर की सोच ली है। फिर आदर्श और करिश्मा में पूरे रास्ते कोई बात नहीं होती और वे धरा के पास पहुंच जाते हैं। मामले को ठीक से सुलझाने के लिए आदर्श और करिश्मा ने धरा कुमारी से मिलने का फैसला किया। धरा वह शख्स थी जिसने मोहन और मिन्ना को सबसे पहले देखा था और संजोग से धरा मिन्ना की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। आदर्श के दिमाग में सवालों का तूफान था और वह हर कीमत पर सच्चाई जानना चाहता था। आदर्श और करिश्मा ने धरा से मिलने के लिए एक सुनसान गली में कदम रखे। धरा एक साधारण सी महिला थी जिसकी आंखों में हमेशा की तरह एक संजीदा चमक थी। आदर्श ने देखा कि धरा अपने घर के बाहर बैठी थी, उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आदर्श ने कहा, नमस्ते धरा जी। अचानक करिश्मा आदर्श को घूरने लगी। करिश्मा यही सोच रही थी कि धरा से यह इंसान कितनी इज्जत से बात कर रहा है, पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की दुश्मनी है। धरा ने उनकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते, आप यहाँ किस लिए आए हैं। हम मोहन और मिन्ना के मामले के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। आदर्श ने जवाब दिया, हम जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था। धरा ने गहरी सांस ली और कहा, उस रात बहुत कुछ हुआ, मैं वहाँ थी, मैंने सब देखा। आदर्श ने धरा की आंखों में झांका और पूछा, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं। धरा ने बताया, उस रात हम सब ने बहुत मजा किया। मोहन ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मिन्ना भी नशे में थी, लेकिन अचानक मैंने मिन्ना की चीख सुनी। मैं उस कमरे में गई और देखा कि मोहन मिन्ना के ऊपर था। मिन्ना रो रही थी और चिल्ला रही थी। मैंने तुरंत बाकी दोस्तों को बुलाया और हमने मोहन को वहां से हटाया। आदर्श धरा की आंखों में बड़े ध्यान से देख रहा था। धरा बड़ी असहज सी लग रही थी। आदर्श ने कहा, धरा शायद तुम कुछ ऐसा बताना चाहती हो जो सामने आना बहुत जरूरी है, मगर तुम बता नहीं रही हो। आदर्श ने फिर से कहा, धरा डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो हमें बताओगी वो सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। धरा ने कहा, मैंने मिन्ना को कई बार ड्रग्स लेते देखा है, वह हमेशा नशे में रहती थी। ये सुनकर आदर्श और करिश्मा अवाक रह गए। आदर्श ने धरा से पूछा, तुमने अभी तक इतनी बड़ी बात पुलिस या कोर्ट में क्यों नहीं बताई। धरा ने कहा, सर मैं बहुत मामूली इंसान हूँ, इस वजह से मैं बड़े लोगों के मामले में पड़ना नहीं चाहती हूँ। आदर्श ने बोला, अच्छा धरा कोई बात नहीं, हम तुम्हारा नाम इन सब मामलों में नहीं आने देंगे अगर तुम निर्दोष हो। धरा अचानक आदर्श को घूरने लगी। आदर्श ने धरा को मुस्कुराते हुए बोला, मुझे माफ करना, वकील हूँ ना, तो जुबान फिसल गई। वैसे तुमने तो कुछ नहीं किया ना, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धरा वैसे आप जीने के लिए क्या करती हैं। धरा ने कहा, जी मैं मनोचिकित्सक हूँ। आदर्श ने कहा, अच्छा धरा जी अब हम चलते हैं, धन्यवाद आपके समय के लिए। आदर्श और करिश्मा कार में बैठकर निकल जाते हैं। आदर्श कार में बैठे हुए करिश्मा से पूछता है, करिश्मा तुम्हें क्या लगता है। करिश्मा कुछ देर तक चुप रहती है, फिर सोचते हुए बोलती है, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम धरा के बयान के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, हमें मिन्ना के परिवार से भी मिलना होगा। आदर्श ने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हम शायद सही कह रही हो करिश्मा। करिश्मा ने आदर्श की तरफ घूरते हुए गुस्से में कहा, शायद मैं सही हूँ।
आदर्श ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे यार तुम टिपिकल पत्नी की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। करिश्मा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, है मिस्टर, अपनी जुबान को लगाम कसा करो वरना मेरे हाथ एक बार बेलगाम हो गए तो महीने भर तक बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, समझे। आदर्श ने तुरंत अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा, अरे सॉरी यार, बस मजाक कर रहा था। करिश्मा ने गंभीरता से कहा, ये कोई मजाक की बात नहीं है आदर्श, हमें इस केस को गंभीरता से लेना होगा। मिन्ना की जिंदगी दांव पर लगी है और मोहन का भविष्य भी, हमें दोनों पक्षों की सच्चाई जाननी होगी। आदर्श ने भी अब गंभीरता से कहा, तुम सही कह रही हो, हमें मिन्ना के परिवार से मिलकर उनके दृष्टिकोण को भी समझना होगा। धरा का बयान तो बस एक हिस्सा है, हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। करिश्मा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ आदर्श, इस केस में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर मिन्ना सच बोल रही है तो उसे न्याय मिलना चाहिए और अगर मोहन निर्दोष है तो उसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार दोनों ने मिन्ना के परिवार से मिलने का फैसला किया और कार को उनके घर की ओर मोड़ दिया। अभी कुछ दूर कार चली ही थी कि आदर्श को अचानक आभास हुआ कि कोई कार धरा के घर से निकलने के बाद से ही उनका पीछा कर रही है। आदर्श ने गंभीरता से करिश्मा से कहा, करिश्मा स्विच योर सीट विद मी, जल्दी करो। करिश्मा ने भी मौके की नज़ाकत समझते हुए आदर्श को ड्राइविंग सीट देने का सही फैसला किया। आदर्श ने अपनी कार मोड़ दी और पीछा करने वाली कार का उल्टा पीछा करने लगा। एक रोमांचक चेस सीक्वेंस की शुरुआत हुई। आदर्श ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और तंग गलियों में दौड़ने लगा। पीछा करने वाली कार भी तेजी से उसके पीछे पीछे आ रही थी। आदर्श ने एक तंग मोड़ लिया और एक संकरी गली में घुस गया। पीछा करने वाली कार भी उसी गली में घुस गई, लेकिन आदर्श ने अचानक अपनी कार को रोक दिया और पीछा करने वाली कार से आमने सामने हो गया। आदर्श ने अपनी गाड़ी से निकलकर पीछा करने वाले आदमी की कार का दरवाजा खोला और उसे बाहर खींच लिया। उस आदमी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आदर्श ने उसे जमीन पर पटक दिया। कौन हो तुम? आदर्श ने कड़क आवाज में पूछा। मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ, उस आदमी ने डरते हुए कहा। किसका संदेशवाहक? आदर्श ने और जोर से पूछा। उस आदमी ने कहा। तभी अचानक कहीं से एक गोली चली और उस आदमी के सिर में लगी। आदर्श ने उसे साइड में फेंक दिया और अपनी गन निकालकर उस दिशा में फायर किया जहां से गोली चली थी। आदर्श की गोली उस असैसिन के पैर में लगी, मगर वह बाइक से भाग गया। आदर्श ने अपनी सिगरेट निकाली और जलाते हुए कहा, ये खेल अभी और रोमांचक होगा। फिर उसने शैतानी मुस्कान के साथ सिगरेट का कश लिया। ये सारा दृश्य देखकर करिश्मा के रोंगटे खड़े हो गए। करिश्मा ने थोड़ा डरते हुए आदर्श से कहा, अब आगे क्या करें? आदर्श ने गंभीरता से कहा, जल्दी करिश्मा, पुलिस को कॉल करो और धरा के घर भेजो वरना वह भाग जाएगी। अभी उसकी दाहिनी टांग जख्मी है तो वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगी। करिश्मा अवाक रह गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आदर्श ने धरा के घर पुलिस को क्यों भेजने को कहा। तभी आदर्श ने करिश्मा के हाथ से फोन छीन लिया और 100 नंबर डायल कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही वे धरा के घर की ओर रवाना हो गए। आदर्श ने सही लोकेशन और ताजगी के साथ पुलिस को बताया कि धरा वहां छुपी हुई है और उसकी दाहिनी टांग घायल है। पुलिस टीम ने धरा के घर को चारों तरफ से घेर लिया। धरा जो अभी तक भागने की कोशिश कर रही थी, घायल होने के कारण ज्यादा दूर नहीं भाग पाई। जैसे ही पुलिस ने उसे देखा, उन्होंने उसे घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। धरा को पुलिस वैन में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में आदर्श और करिश्मा भी पहुंचे। आदर्श ने धरा से इंटरोगेशन रूम में मुलाकात की। धरा को देखकर आदर्श ने कहा, तुम तो मोहन से प्यार करती थी ना, तो तुमने उसे फंसाया क्यों? धरा शौकन नजरों से आदर्श को देखती है और पूछती है, ये बात तो मिन्ना को भी नहीं पता, तो तुम्हें कैसे पता चला? आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम फंस गई, क्योंकि ये बात मिन्ना को छोड़कर सबको पता थी तुम्हारे क्लास में। अब बताओ तुमने ये सब कैसे प्लान किया? धरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन फ्रेशर पार्टी में मैंने मिन्ना को एक नशे का इंजेक्शन दिया था और उसे हिप्नोटाइज कर दिखाया कि मोहन उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। आदर्श ने गंभीरता से कहा, ये सब तो ठीक है, मगर मुझे समझ नहीं आया तुमने मोहन को क्यों फंसाया? धरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, तो मैं क्या करती? मैंने हर बार उसे अपना प्यार दिखाया, मगर उसे मिन्ना पसंद थी जो उसे भाव भी नहीं देती थी। मैं मोहन पे इतना खफा हो गई थी कि मैं चाहती थी कि मोहन जिसे इतना प्यार करता है वह उससे हद से ज्यादा नफरत करे, तब उसे मेरा दर्द समझ में आता।
आदर्श ने कड़क आवाज में कहा, धरा, तुम्हारे इस घिनौने खेल ने न सिर्फ मोहन की जिंदगी बर्बाद कर दी बल्कि मिन्ना को भी असीम दर्द दिया। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। धरा ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, मुझे पता है आदर्श, मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे मिलेगी। मैंने प्यार में अंधी होकर ये सब किया, मगर अब मुझे समझ आ रहा है कि प्यार के नाम पर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। करिश्मा ने धरा को देखते हुए कहा, धरा, तुम्हारा ये खेल बहुत खतरनाक था। तुमने जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। धरा ने करिश्मा की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है उसका पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। आदर्श ने गंभीरता से कहा, धरा, माफी से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इस खेल ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। पुलिस ने धरा को हिरासत में ले लिया और आदर्श और करिश्मा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें इस मामले को सुलझाने में कामयाबी मिली थी, मगर उनके दिलों में अभी भी इस पूरे घटनाक्रम का दर्द था। आदर्श ने करिश्मा की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है कि हम मोहन और मिन्ना को इस सच्चाई के बारे में बताएं। करिश्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब उन्हें सच्चाई का सामना करना होगा। आदर्श और करिश्मा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। उनके दिलों में सुकून था कि उन्होंने एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया, मगर इस सुकून के साथ साथ एक नई चुनौती भी उनका इंतजार कर रही थी, मोहन और मिन्ना को सच्चाई बताने की चुनौती। धरा के गिरफ्तारी की खबर जल्द ही फैली और मोहन और मिन्ना को बुलाया गया। आदर्श और करिश्मा ने उन्हें सब कुछ बताया। मोहन, जो अब तक खुद को दोषी मान रहा था, सच्चाई जानकर हतप्रभ रह गया। मिन्ना की आंखों में आंसू थे, मगर अब वह जान चुकी थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मोहन की कोई गलती नहीं थी। मोहन ने आदर्श की ओर देखा और कहा, आदर्श, तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई सामने आई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। मिन्ना ने भी आदर्श और करिश्मा को धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने हमें इस मुसीबत से बाहर निकाला है। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आदर्श और करिश्मा ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि अब उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मोहन और मिन्ना ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में नई उम्मीद की किरण जाग उठी। इस तरह आदर्श और करिश्मा ने इस केस को सुलझाया और सच्चाई की जीत सुनिश्चित की। धरा को उसके किए की सजा मिली और मोहन और मिन्ना ने एक नई शुरुआत की। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। पूनम को गिरता हुआ देखकर विजय पूनम को पकड़ लेता है। विजय का एक हाथ पूनम की कमर पर था और दूसरे हाथ से विजय ने पूनम का हाथ पकड़ रखा था। पूनम, अच्छा हुआ तुमने मुझे संभाल लिया, वरना मैं तो गिर ही जाती। और फिर पूनम जानबूझकर अपना पर मोड़ देती है, जिससे विजय बैलेंस नहीं बना पाता और पूनम नीचे जमीन पर गिर जाती है और विजय पूनम के ऊपर गिर जाता है। अब आगे, और तभी वहां पर नैना आ जाती है। नैना विजय का हाथ पकड़कर उसे पूनम के ऊपर से हटा देती है। नैना, अपने कदमों को संभालिए दीदी, वरना इस उम्र में पैरों की हड्डी टूटेगी तो बहुत परेशानी होगी। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हैं। पूनम नैना की बातों में छुपे उसकी वार्निंग को अच्छे से समझ रही थी। पूनम विजय के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसीलिए बस गुस्से से वहां से चली जाती है। पूनम के जाने तक नैन गुस्से से पूनम को देख रही थी और फिर जब पूनम चली जाती है तो नैना पलटकर वापस से रेखा जी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी नैना का पर उसकी साड़ी में उलझ जाता है। नैना संभालने के लिए विजय का कॉलर पड़ती है, लेकिन विजय का भी बैलेंस नहीं बन पाता। इसी वजह से नैना और विजय दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। नैना नीचे थी और विजय उसके ऊपर गिर जाता है और नैना की दर्द से चीख निकल जाती है। नैना दर्द से अपनी कमर को पड़ती है और विजय से उठने के लिए बोलती है, लेकिन विजय का ध्यान तो कहीं और ही था। विजय, हटिया मेरे ऊपर से, मुझे दर्द हो रहा है और एक तो वैसे ही आप इतने भारी हैं। विजय, आप। नैना इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नैना को विजय के हाथ अपने पेट पर और विजय के होंठ अपनी क्लीवेज पर महसूस होते हैं। ये होते ही नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। नैना जल्दी से विजय के सीने पर हाथ रखकर विजय को खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं विजय, हम गार्डन में हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन विजय तो जैसे मदहोश हो गया था। विजय को नैना की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार नैना का विजय को खुद से दूर करना विजय को इरिटेट कर रहा था। विजय नैना के ऊपर से खड़ा होता है और नैना
का हाथ पकड़कर नैना को भी खड़ा करता है। नैना कुछ बोलने को होती है लेकिन उससे पहले ही विजय नैना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। विजय की ऐसी हरकत नैना को शर्मसार कर देती है। नैना को सबके सामने बहुत शर्म आ रही थी। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, रेखा जी भी थी और निशा भी थी और सभी के सामने विजय का ऐसे नैना को अपने कंधे पर उठाना नैना को शर्मसार कर रहा था। नैना विजय को कमरे में लेकर जाता है और सीधा बेड पर पटक देता है, जिससे नैना को फिर से अपनी कमर में दर्द महसूस होता है। लेकिन नैना फिर भी अपने दर्द को संभालते हुए गुस्से से विजय से कहती है, विजय ये कैसे बदतमीजी की, अपने आप को जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? वहां पर आपकी माँ भी थी और आप मुझे ऐसे सबके सामने अपने कंधे पर उठाकर ले आए। विजय को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विजय के सर पर जैसे कोई नशा छा रहा था। विजय को बस नैना का बॉडी दिखाई दे रहा था और विजय नैना की बॉडी को पाने के लिए जैसे तड़प उठा था। विजय नैना का एक पैर पकड़कर खींचता है, जिससे नैना बिस्तर पर सीधी लेट जाते हैं और विजय नैना के ऊपर आते हुए नैना के होठों पर अपने होंठ रख देता है और नैना के होठों को बहुत ही जोर से स्मूच करने लगता है। और अब नैना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नैना अब विजय की हरकतों पर ध्यान देती है। विजय के हाथ नैना के बॉडी पर चल रहे थे। विजय नैना को पाने के लिए जैसे तड़प रहा था। विजय के अंदर की बेचैनी नैना साफ महसूस कर रही थी और अब नैना बिल्कुल शांत हो जाती है। विजय काफी देर से नैना के होठों को स्मूच कर रहा था, जैसे नैना के होठों में दर्द होने लगता है। विजय नैना के होठों से अलग होकर नैना की गर्दन को सकने लगता है, लेकिन नैना के कपड़े जैसे विजय को इरिटेट कर रहे थे। विजय हल्का नैना से दूर होता है और नैना के साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटा देता है और नैना के ब्लाउज का गला पकड़कर उसे एक झटके में नैना के बॉडी से अलग कर देता है। और अब नैना साफ समझ रही थी कि विजय को कुछ तो हुआ है, इसीलिए विजय उसे पाने के लिए इतना तड़प रहा है। विजय अपनी तड़प के कारण बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। विजय नैना की ब्रेस्ट पर अपने दांत गड़ा देता है और नैना की ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से बहुत ही बुरी तरीके से मसलने लगता है और विजय का इस तरह से वाइल्ड होना नैना को बहुत दर्द पहुंच रहा था। नैना और विजय की हल्की हल्की आवाज कमरे के बाहर तक आ रहे थे और कोई नैना के कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों की आवाज सुन रहा था और आवाज को सुनकर उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसे इंसान ने अपने हाथ की मुट्ठी बना रखी थी और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि पूनम थी। और जब पूनम से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, पूनम गुस्से में पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में विजय ने अपने और नैना के कपड़ों को उनके शरीर से अलग कर दिया था और अब विजय नैना के पेट को बेतहाशा सक रहा था। विजय वापस से नैना के होठों के पास आकर नैना के कान में धीरे से कहता है, आई एम सॉरी जान, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम बर्निंग इनसाइड। मुझे माफ कर दो जान, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। इतना बोलकर विजय नैना की आगोश में समा जाता है। नैना दर्द से विजय की कंधे को पकड़ लेती है। विजय का नैना की आगोश में समान नैना को बहुत दर्द दे रहा था। नैना के नाखून विजय के कंधे में दास रहे थे और नैना अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विजय पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर नैना के साथ वाइल्ड हो रहा था। 2 घंटे बाद भी विजय रोकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब नैना की दर्द से जान निकल रही थी। नैना से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए नैना विजय से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, विजय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज अब तो मुझे छोड़ दीजिए। वंश भी अकेला है, उसे भूख लगी होगी। विजय के शरीर में जैसे आग लगी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी और इसीलिए विजय को ना तो नैना का दर्द दिखाई दे रहा था और ना ही नैना की रिक्वेस्ट सुनाई दे रही थी। और जिस बेटे को विजय अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसे बेटे की भी आज विजय को कोई फिक्र नजर नहीं आ रही थी। विजय नैना की रिक्वेस्ट पर भी नैना से अलग नहीं होता। तकरीबन आधे घंटे बाद विजय थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद विजय फिर से शुरू हो जाता है और ऐसा ही सिलसिला सुबह से शाम तक चलता है। सुबह से शाम हो चुकी थी और इस बीच में विजय ना जाने कितनी बार नैना के साथ वाइल्ड हो चुका था और अब शाम के 5:00 बजे पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर और शांत होकर सो रहा था। नैना भी बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। नैना की आंखों में गहरी नींद थी और नैना का पूरा बदन दर्द से तड़प रहा था, लेकिन नैना को वंश की फिक्र हो रही थी, इसीलिए नैना जैसे तैसे करके वॉशरूम जाती है
और फिर जल्द ही कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। नैना एक नज़र विजय को देखते हैं जो बिना कपड़ों के बिस्तर पर पेट के बाल सो रहा था। अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरह पंजाब हॉस्पिटल में प्रेम बिस्तर पर लेटा हुआ था और प्रेम के बराबर में ही अंश भी लेटा हुआ था। प्रेम ने एक बाजू में अंश को पकड़ रखा था, लेकिन अंश अपने हाथ पर चल रहा था और अंश अपनी ही मस्ती में खोया हुआ था। और अब मन्नत से अंश से दूर नहीं रहा जाता। मन्नत अंश के पास आती है और अंश को देखकर मन्नत की आंखों में नमी आ जाती है। मन्नत प्यार से अंश के चेहरे को देखते हैं और फिर अंश के माथे को चूम लेती है। अंश भी अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा देता है। मन्नत अपने हाथ आगे करके अंश को अपनी गोद में लेने के लिए अंश की तरफ देखते हुए प्यार से कहती है, आजा मेरा बच्चा, मामा के पास आ जाओ। मन्नत को देखकर अंश अपने हाथ पैर और जोर जोर से हिलने लगता है और अपने मसूड़े दिखाकर हंसने लगता है और अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है जैसे कह रहा हो, हाँ मामा मुझे अपनी गोद में ले लो। और मन्नत अंश को गोद में लेकर अपने सीने से लगा लेती है और मन्नत के कब आंख से आंसू निकल जाते हैं। मन्नत को पता ही नहीं चलता। मन्नत अंश को अपने सीने से लगाकर जैसे दुनिया भर का सुकून महसूस कर रही थी। मन्नत अंश को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर अंश अपनी मामा के साथ ही मस्ती करने लगता है। और प्रेम न जाने कब से उन दोनों को देख रहा था। ये दोनों लोग उसकी एक छोटी सी फैमिली थी जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। और थोड़ी देर बाद अंश को भूख लगती है तो अंश अपना मुंह बना लेता है और मन्नत अंश के चेहरे को देखकर ही समझ जाती है कि अंश को भूख लगी है, इसीलिए मन्नत अंश को अच्छे से अपनी गोद में लेकर उसे फीडिंग करने लगती है। और फिर अंश मन्नत की गोद में ही सो जाता है। मन्नत अंश को अपनी गोद में लेकर ही बैठी थी कि तभी दरवाजा खुलता है और नज अपने हाथ में एक बड़ा टब साथ लेकर आती है। मन्नत सवालिया नजरों से नस को देख रही थी। नस प्रेम के पास आ जाती हैं। मन्नत नस को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। नस बड़ी ही सज धज कर प्रेम के पास आई थी। नस ने अपने चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और अपनी शर्ट के आगे के 2 बटन भी खोल रखे थे जिससे नस की क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। नस को ऐसे देखकर मन्नत को नस पर बहुत गुस्सा आता है। मन्नत का मन करता है कि अभी इस नस का गला घोट के मार डाले, लेकिन अब मन्नत देखना चाहती थी कि नस क्या करने वाली है और प्रेम का क्या रिएक्शन होता है। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।